तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, आमतौर पे आपने अगर सीरियल किलिंग के मामले देखे होंगे, आपने कहानियां सुनी होंगी, तो हर एक किलिंग के बीच का जो फासला होता है, यानी पहले मर्डर, दूसरे मर्डर, तीसरे मर्डर, इन तमाम मर्डरों के बीच का अगर आप फासला देखें तो बहुत होगा, हफ्ते 2 हफ्ते, कई कई मामलों में तो 1 या 2 दिन का ही फासला होता है। कुछ बड़े मामले हैं तो यहाँ पे महीने 2 महीने का फासला। बहुत एक्सेप्शनल केसेस की बात करें तो 6-7 महीने, 8 महीने, या फिर कभी कभार ऐसा हुआ कि 1 आध साल का फासला हो गया। लेकिन आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक मौत अगर आज हुई तो अगली मौत आज से लगभग 5 साल बाद होगी, उसके बाद अगली मौत उससे 3-4 साल बाद होगी, उसके बाद फिर उससे 3-4 साल बाद, यानी 2-4 साल, 3 साल, 5 साल के फासले के बाद मौत होती है। मौत ऐसी कि देखने के बाद सबको लगता है कि ये तो नेचुरल डेथ है, ये तो एज का असर है, उम्र होने की वजह से मर गए। उसके बाद सारे लोगों का अंतिम संस्कार भी हो गया। न पुलिस इस मामले में कुछ करती है, न कोई जांच पड़ताल, न पोस्टमार्टम, न कोई सबूत, न कोई सुराग, न शक की कोई गुंजाइश। साल दर साल गुजरते रहते हैं, वक्त गुजरता रहता है। आखिरी मौत जब होती है उसके बाद सारे लोग इत्मीनान से हैं, किसी को कोई खबर तक नहीं कि हुई क्या। लेकिन 3 साल बाद विदेश से एक शख्स आता है। आने के बाद फिर उसके जहन में क्या कुछ सूझता है, उसके दिमाग में कुछ डाउट होता है। उसके बाद वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस वालों के सामने जब बताता है कि इन मौतों पे मुझे डाउट है, तो एक मौत अब लगभग 14 साल पहले हुई है, उसके बाद फिर 10 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले। तो इसके बाद जब पुलिस वाले ये सारे वाक़या सुनते हैं तो सीरियस लेते नहीं, पुलिस वाले मना कर देते हैं। इसके बाद वो शख्स खुद ही जाँच पड़ताल करता है, सारे सबूत इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद फिर सारे सबूतों को पुलिस वालों के सामने रखता है, पुलिस वालों को मजबूर कर देता है कि इस मामले को गंभीरता से लें। उसके बाद पुलिस वाले इन सारी घटनाओं के लगभग 19 साल बाद जब जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद तमाम फॉरेंसिक की टीमें लगती हैं, तब पता चलता है कि ये मौत नहीं बल्कि एक स्लो पॉइजन का असर था। और आज की कहानी यही कहानी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो कायदे से होती है साल 1995 के आसपास। केरल में एक जगह है कोझिकोड, और इसी कोझिकोड में एक इलाका लगता है, पोन्नाटम इलाका। और इसी पोन्नाटम इलाके में एक थॉमस परिवार रहा करता था। उस समय भी जो थॉमस परिवार की स्थिति थी, ठीक ठाक पैसा था, जो कहने में आता है, सुनने में आता है कि उस टाइम भी लगभग करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। तो पूरे इलाके में लोगों का नाम था, पूरे इलाके में लोगों की रसूख था। परिवार के जो मुखिया थे टॉम थॉमस, उनकी बीवी अनम्मा थॉमस, उनके 2 बेटे रॉय और रोजो, बाकी परिवार में और कोई था नहीं। इधर वक्त के साथ साथ फिर ये हुआ कि रॉय की शादी करनी चाहिए, क्योंकि रॉय जो था बड़ा बेटा था। रॉय के लिए लड़की देखी जाने लगी और साल 1997 में जॉली नाम की लड़की से रॉय की शादी हो जाती है। अब रॉय की जब शादी होती है उसके बाद जो रोजो था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, विदेश में रह के वो पढ़ाई करता था, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी वो विदेश में गुजार रहा था। इधर घर में जो टॉम थॉमस थे वो थे, उनकी जो बीवी थी अनम्मा थी, साथ ही रॉय था, रॉय की बीवी जॉली थी। यही 4 लोग, बाकी और ख़ानदान के जो लोग थे ये सारे लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। परिवार में अच्छा खासा पैसा था, परिवार में कोई कलह नहीं थी, ना कोई झगड़ा था, ना कोई विवाद था, सारे लोग ठीक ठाक रहा करते थे। इधर जो रॉय था वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, कुछ काम वाम नहीं करता था, तो कहीं ना कहीं परिवार वाले थोड़े बहुत चिंतित तो थे। लेकिन जब रॉय की शादी हुई और जो उसकी बीवी थी जॉली, जैसे ही आती है फ़ौरन अपने सास ससुर से कहती है कि मैं कुछ पढ़ना लिखना चाहती हूँ और पढ़ लिख के कुछ अपने दम पे, अपने नाम पे करना चाहती हूँ। अब ये शब्द जब सास ससुर सुनते हैं बेहद खुश होते हैं, फ़ौरन कहते हैं कि पढ़ो, जो करना होगा करना, हम लोगों का फुल सपोर्ट है। इसके बाद जो जॉली है पढ़ने बैठती है। संयोग से कई सारे एग्ज़ाम वो देती है, कुछ एग्ज़ाम उसके निकलते हैं। निकलने के बाद एक दिन अपने सास ससुर से कहती है कि मुझे NIT में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें नौकरी मिल गई है। अब NIT जैसी संस्थाओं में नौकरी मिलना अपने आप में बड़ी गर्व और बड़ी फ़ख्र की बात। सास ससुर भी खुश, पति भी खुश। अब जॉली भी नौकरी करने लगी। इधर घर में नौकर चाकर थे तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। अब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चलती रही। वक्त गुजरता रहा, साल 2002 आ जाता है। और साल 2002 आते आते इधर जो अनम्मा थी, चूँकि वो अपने पति टॉम से भी बड़ी थी उम्र में, तो उसकी भी उम्र लगभग 65-66 साल हो गई। इधर टॉम भी लगभग 60-62 साल का हो गया। साल 2002 में अचानक से जो अनम्मा है उसकी तबीयत खराब होने लगी। कभी सांस लेने में दिक्कत होती, कभी सीने में दर्द होता, कभी गैस बनती। अब ये तमाम चीज़ें जब उसे होने लगी तो फिर ये लगा कि उम्र का तगाजा है, ऐसी उम्रों में ऐसी बीमारियां होती रहती हैं।
छोटी मोटी जगहों पे दवाई ले ली गई। इसके बाद जब अगस्त महीना आया तो थोड़ी सी तबीयत और ज़्यादा खराब हुई। पैसे की कमी थी नहीं। फ़ौरन परिवार वाले अनम्मा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जांच पड़ताल कराते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने दवा दे दी। अब जैसे ही अनम्मा ने दवा खाई तो दवा खाने के बाद आराम, फ़ौरन डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करके वो घर पे आती है। आने के बाद 1-2 दिन और दवा खाती है और 1-2 दिन तक लगभग उसे आराम था। इधर परिवार के सारे लोग भी रिलैक्स हो गए कि चलो अब तबीयत सुधर रही है, शायद कुछ दिक्कत थी, बढ़िया डॉक्टर को दिखाया, इलाज हो गया। लेकिन अचानक से 22 अगस्त की तारीख साल 2002, 22 अगस्त साल 2002 को अचानक से अनम्मा की तबीयत फिर से खराब होती है। अचानक से सांस लेने में दिक्कत, अचानक से पेट में दर्द, अचानक से चक्कर आना। अब ये तमाम चीज़ें जब होने लगी, फ़ौरन गाड़ी में डाल के अनम्मा को हॉस्पिटल लेके जाया जाने लगा। हॉस्पिटल जैसे पहुंचते हैं, फ़ौरन डॉक्टर के सामने जैसे अनम्मा को लाया गया। अनम्मा की तब तक हालांकि बोल चाल की क्षमता, कुछ देखने सुनने की क्षमता बंद हो चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर चेक करते हैं, फ़ौरन बता देते हैं कि अनम्मा की अब मौत हो चुकी है। अब ये चीज़ जैसे ही डॉक्टर बताते हैं तो परिवार वाले एक तरह से सदमे में कि कौन सी ऐसी बीमारी थी कि ये ऐसे मौत हो गई। डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो डॉक्टर ने जो पुरानी जांच पड़ताल हुई थी, जो पुरानी दवाएं चल रही थी, उन तमाम दवाओं के आधार पे कहा कि ये तो मामला हार्ट अटैक का लग रहा। बाकी अगर आप बहुत क्लियर चाहते हैं तो बताइए, तो पोस्टमार्टम करवा दें। अब पोस्टमार्टम का जब नाम सुना परिवार वालों ने तो उन्हें लगा कि क्या बॉडी के साथ चीड़-फाड़ करवाएं। वैसे भी उम्र हो गई थी और लगातार वो बीमार भी थी कुछ दिनों से, तो उन्होंने कहा कि रहने दीजिए। उसके बाद अनम्मा को लोग घर पे लाते हैं। अब क्रिश्चियन फैमिली थी इसलिए उसको दफना देते हैं, ताबूत में करके अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब अंतिम संस्कार करने के बाद अब कुछ दिन तक सारे लोग शोक मनाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इस घाव पे भी मरहम लगता रहा। परिवार के लोग भूलते गए, साल दर साल गुजरता रहा। लेकिन एक चीज़ होती कि हर साल जब 22 तारीख आती है और 23 तारीख आती है, 22 अगस्त 23 अगस्त, तो परिवार के सारे लोग अब एक तरह से मनाते हैं डेथ एनिवर्सरी, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। और ये सिलसिला लगातार कई सालों तक चला। साल 2002 में अनम्मा की मौत हुई थी, साल 2003 में हुआ, 4 में हुआ, 5 में हुआ, 6 में हुआ, 7 में हुआ, और ऐसे ही साल 2008 में एक बार फिर से ये हुआ कि जब अगस्त का महीना आया तो ये हुआ कि अनम्मा की अब डेथ एनिवर्सरी मनानी चाहिए। परिवार के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तैयारियां होती हैं कि उनके नाम पे कुछ दान वगैरह करेंगे। इसके बाद फिर 22 तारीख आती है। उसके बाद फिर जो भी उनके हिसाब से करना था वो सारे लोग करते हैं, डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। मनाने के बाद अब सारे लोग थोड़ा सा याद करते हैं, 1-2 दिन तक गम में रहते हैं। लेकिन जैसे ही 22 तारीख के बाद 23-24 तारीख होती है, अचानक से जो अनम्मा के पति थे टॉम, उनकी भी तबीयत खराब होती है। उनको भी कुछ दिक्कत होती है, दिल घबराता है, बेचैनी होती है। अब परिवार के ये लोग जब देखते हैं तो फिर उनके जहन में आता है कि शायद अपनी बीवी को याद कर रहे हैं, इसीलिए इनके साथ ऐसा है। बहरहाल तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर दवा वगैरह डॉक्टर दे देते हैं, आराम हो जाता है। लेकिन जैसे ही 26 तारीख आती है, अचानक से टॉम की भी तबीयत ख़राब होती है। इससे पहले कि उनको लेके हॉस्पिटल जाया जाता, टॉम की भी मौत हो जाती है। अब जब टॉम की मौत हुई उसके बाद सारे लोग लेके उनको हॉस्पिटल तब तक गए थे। डॉक्टर बताते हैं कि टॉम की मौत हो गई है। उसके बाद फिर रीज़न यही पूछा गया कि कैसे हुई। तो डॉक्टर ने जब सारे सिम्टम देखे, सारी चीज़ें देखी और फिर पूछा कि क्या हुआ था, तो फिर बताया कि 4 दिन पहले बीबी का डेथ एनिवर्सरी था। तो वो चीज़ें देखने के बाद फिर यही लगा कि शायद इनको भी दिल का दौरा पड़ गया, और जो सिम्टम थे उसके हिसाब से यही लक्षण था कि दिल का दौरा पड़ा और इनकी मौत हो गई। परिवार को जब ये चीज़ें बताई गई तो परिवार वालों ने भी सोचा कि लगभग 70 साल इनकी उम्र होने को चली थी, तो हो सकता है कि बीबी की याद में और परिवार की कोई टेंशन हो, हार्ट अटैक हो गया हो। इसके बाद इनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा, साल दर साल और गुजरे। उसके बाद अगस्त महीने में दोनों लोगों की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाने लगी। इधर जो छोटा बेटा था रोजो, वो तो अमेरिका में रह के पढ़ाई करता, लेकिन जो बड़ा बेटा था रॉय, ये तमाम जिम्मेदारियाँ वही उठाता। लेकिन इसी बीच साल 2011 जब आता है, 2002 में माँ की मौत हुई, साल 2008 में पिता की मौत हुई। 11 आते आते अचानक से रॉय की भी तबीयत खराब हुई। अब रॉय की जब तबीयत खराब हुई तो इत्तेफाक देखिए कि ये भी महीना अगस्त सितंबर का। तबीयत खराब होने के बाद अब फिर से हॉस्पिटल लेके जाया जाने लगा, फिर से जांच पड़ताल होने लगी। लेकिन 9 सितंबर की तारीख आती है, सारी चीज़ें लगभग ठीक थी, इलाज वगैरह हो गया था। अचानक से जो रॉय था वॉशरूम जाता है, जाने के बाद फिर अंदर से वॉशरूम बंद करता है, उसके बाद बाहर नहीं निकलता। अब जब बाहर नहीं निकलता उसके बाद फिर सारे लोग परेशान होते हैं।
इधर जो रॉय की बीबी थी वो घबराती है, सारे लोगों को इकट्ठा करती है घर में। और जो चाचा के लड़के थे, जैसे शाजू था, बाकी और लोग थे, वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं। दरवाज़ा खुलवाया जाता है और जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर जो रॉय था वो गिरा पड़ा है। अब रॉय गिरा पड़ा, फ़ौरन लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर जो थे रॉय को डेथ डिक्लेयर कर देते, यानी रॉय की भी मौत हो चुकी थी। अब जब रॉय की मौत हुई, माता और पिता की मौत हुई थी, तो यहाँ तो उम्र का तकाजा, लेकिन रॉय की उम्र ज़्यादा थी नहीं, बमुश्किल 40 साल रही होगी। अब ये चीज़ जब परिवार वाले देखते हैं तो परिवार में जो मामा थे रॉय के, जिनका नाम था मैथ्यू जब ये चीज़ देखते हैं तो उन्हें डाउट होता है कि इस हिसाब से मौत कैसे, और वॉशरूम में गिरने से मौत कैसे हो गई, शरीर पे ना कहीं चोट की निशान ना कोई कुछ और। तो मैथ्यू फिर जिद करने लगते हैं कि नहीं, मुझे पोस्टमार्टम करवाना है। अच्छा, अब तक ये मामला पुलिस को भी पहुंच गया कि एक आदमी वॉशरूम में 40 साल की उम्र में ऐसे ही मरा मिला। तो पुलिस के कहने पे और इधर मैथ्यू की जिद पे फिर रॉय का पोस्टमार्टम होता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे देखने के बाद पुलिस वाले और रॉय की फैमिली वाले भी परेशान थे। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर मेंशन था कि इस आदमी के शरीर में जहर पाया गया है। अब जैसे ही जहर का नाम आया, फ़ौरन पूछताछ शुरू हो गई। तो फिर जो जॉली थी, यानी रॉय की बीबी, जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पति को कुछ टेंशन थी, जो कि अब तक सारा बिजनेस, सारी चीज़ें जो चल रही थी वो सास ससुर के ही दम पे चल रही थी। मेरा पति कुछ काम करता नहीं था। इधर जो मेरे पति का छोटा भाई है रोजू, वो विदेश में शिफ्ट है, तो विदेश में शिफ्ट होने की वजह से वो कुछ मदद या फिर कोई चीज़ करता नहीं। शायद इस वजह से रॉय ने सुसाइड कर लिया। अब वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था तो शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। उसके बाद इस मामले को भी बंद कर दिया गया। वक्त धीरे गुजरता रहा। इसके बाद 3 साल और गुजर जाते हैं। अब तक सारे लोग तीनों मौतों को भूल चुके थे। इधर ज्वाली भी विधवा हो गई थी, परिवार की जिम्मेदारियां जैसे तैसे करके संभाल रही थी। इसके बाद 3 साल जैसे गुजरते हैं, 24 फरवरी साल 2014 अचानक से जो मैथ्यू थे वो भी आते हैं इसी घर पे और कुछ दिन रहते हैं और अचानक से उनकी तबीयत खराब और उनकी भी ऐसी ही मौत। पहली मौत अनम्मा की हुई, दूसरी मौत टॉम थॉमस की हुई, तीसरी रॉय की हुई और चौथी मौत मैथ्यू की हो गई। अब इसकी भी तबीयत खराब, उसके बाद इनकी भी मौत। हॉस्पिटल ले जाया गया, यहाँ भी जो लक्षण निकले वही हार्ट अटैक। फिर परिवार वालों ने मामला रफा दफा किया, बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 साल और गुजर जाते हैं और 2 साल जब और गुजरते हैं, अब तक परिवार में जितने भी लोग थे सारे लोग मारे जा चुके थे। अब बचे थे तो सिर्फ चाचा के लड़के और उनकी बहू और उनके बच्चे। इसके बाद साल 2015 में अचानक से एक चाचा की लड़की थी जिनका नाम था शाजू, उनकी एक 2 साल की बच्ची थी, उसकी भी मौत हो जाती है। बॉडी पे ना कहीं चोट की निशान, ना ही कहीं कुछ और। हॉस्पिटल लेके जाया गया, कुछ क्लियर समझ में आया नहीं, पोस्टमार्टम इन्होंने करवाया नहीं। इसके बाद फिर उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। और जैसे 1 साल और गुजरते हैं, उसके बाद ऐसे ही हार्ट अटैक की वजह से जो साजू की बीवी थी उसकी मौत हो जाती है। अब जब साजू की बीवी की मौत हुई तो फिर सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि एक इकलौती बेटी थी, जब उसकी मौत हो गई तो फिर शायद साजू की जो पत्नी थी उसने एक तरह से सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया, इस वजह से दिल का दौरा पड़ गया। अब इधर परिवार वालों में भी तरह तरह की बातें होने लगी, आसपास के इलाकों में भी, कि शायद इस परिवार पे किसी भूत प्रेत का साया है, कोई जिन जिन्नात का साया है। यही तमाम तरह की बातें, चूँकि किसी भी मौत में कोई डाउट था नहीं, सारे लोग नेचुरली मरे थे, ना ही मर्डर हुआ था ना ही कुछ और हुआ था। अच्छा, इत्तेफाक का खेल देखिए कि 2 ही ऐसे रिश्तेदार बचे थे, उनकी भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब कहीं से शक की कोई गुंजाइश नहीं। सारे लोगों को लगने लगा कि ये जो चक्कर है ये भूत प्रेत का है। सारे लोग तमाम तरह की बातें करने लगे। इधर धीरे धीरे साल गुजर गए। जैसे ही साल 2016 में साजू की बीवी की मौत हुई, साल 2017 आते आते साजू और जॉली, यानी जो रॉय की बीवी थी, इन दोनों ने शादी कर ली, यानी देवर भाभी ने। अब जब शादी कर ली तो फिर तमाम लोगों को ये भी लगा कि चलो कम से कम हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। इसके बाद सारे लोगों ने परिवार की चर्चाएं करना छोड़ दिया। सारे लोग अब परिवार को ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं। लेकिन इसी बीच 1-2 साल और गुजरते हैं और जो छोटा बेटा था जिसका नाम था रोजो, वो अमेरिका से लौट जाता है। अब अमेरिका से जब लौटता है, वैसे तो उसके पास इतनी फुर्सत थी नहीं। जब भाई, माँ और पिता की मौत हुई तो आया था, लेकिन बाकी लोगों की मौतों पे वो आ नहीं पाया। आने के बाद जब इधर ये सारी कहानी पता चली कि इधर जो जॉली भाभी हैं उन्होंने शादी कर ली, इधर फिर प्रॉपर्टी वगैरह की बातें होने लगी कि जब रॉय की मौत हो गई तो सारी प्रॉपर्टी जो है कायदे से अब रोजो के ही नाम होनी चाहिए। तो जब प्रॉपर्टी वगैरह की चीज़ें को क्लियर कराने के लिए जाता है, जाने के बाद जब देखता है
तो एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ उसे पता चली। दरअसल जब प्रॉपर्टी की चीज़ें वो चेक करता है तो पता चलता है कि एक वसीयत हुई थी, और ये वसीयत ऐसी थी कि सारी प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन अब जॉली हो चुकी थी। अब ये चीज़ जैसे ही छोटा बेटा रोजू देखता है तो देखने के बाद उसके जहन में तरह तरह की चीज़ें आने लगी। उसके दिमाग में आने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी की लालच में ऐसा कुछ हुआ हो कि मेरी भाभी ने बाकी लोगों को मार दिया हो। लेकिन समय ऐसा था, गैपिंग इतनी थी कि डाउट हुआ नहीं। लेकिन इसी बीच फिर अब मामला आया दिमाग में, प्रॉपर्टी का भी मामला। तो फिर रोजू चला जाता है पुलिस स्टेशन, और जाने के बाद कहता है कि फ्रॉडजरी के तरीके से इसने प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी। अब चूंकि फ्रॉडजरी करी है, इस वजह से मुझे डाउट भी है कि शायद प्रॉपर्टी के लिए इसने कत्ल किया होगा। अब ये चीज़ जब वो पुलिस वालों के सामने कहता है तो पुलिस वाले भी अचरज में कि आदमी पागल है क्या। एक मौत साल 2002 में हुई, दूसरी 2008 में हुई, तीसरी 2011 में, फिर 14 में, फिर 16 में। तो ऐसे कैसे हो सकता है, और एक आदमी अब प्रॉपर्टी के लिए इतना कैसे गिर जाएगा कि अपनी भाभी को इस कदर फंसा रहा। पुलिस वाले भगा देते हैं, कहते हैं कि फ्रॉडजरी की बात तो ठीक है, हम केस दर्ज कर लेंगे, लेकिन इसमें तो कोई बात है नहीं। इसके बाद अब ये परेशान, अब क्या करें। इसके बाद अब इसके दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं, खुद ही जांच पड़ताल करते हैं और कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा करते हैं जिस वजह से अब पुलिस वालों को भी मजबूर होना पड़े और जांच पड़ताल करने पे वो लोग विवश हो जाए। इसके जहन में भी था कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट रही है। फिर इसने साल 2002 से अब जांच पड़ताल करनी शुरू की कि जब माँ की मौत हुई तो घर में कौन था, जब पिता की मौत हुई तो घर में कौन था, जब भाई की मौत हुई तो घर में कौन था। इसी बीच इसको एक चीज़ और पता चली कि जो उसकी भाभी जॉली है, उसने कहा तो था कि एनआईटी में उसकी नौकरी लगी है, लेकिन जब उसने जाके पता किया कि एनआईटी में उसकी नौकरी लगी है कि नहीं, तो पता चला कि एनआईटी में तो उसकी कोई नौकरी लगी ही नहीं। और इसने जो कार्ड वगैरह बनाया था, जो आई कार्ड वगैरह एनआईटी का था, वो तमाम चीज़ें फर्जी थी। तो यहाँ से अब जॉली के ऊपर शक और गहरा होता है। इसके बाद फिर इसने और पता करना शुरू किया कि जिस दिन ये सारे लोग मरे थे तो जॉली कहाँ थी। तो पता चला कि हाँ, जितने लोग मरे थे सबके आसपास जॉली ही थी। तो ये तमाम चीज़ें जब ये इकट्ठा करता है, तमाम तरह के डाउट, तमाम तरह के सस्पिशियस चीज़ें इकट्ठा करता है, और इसी बीच जब भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके पास आई जिसमें यह था कि रॉय की जो मौत है वो जहर की वजह से हुई थी, तो ये तमाम चीज़ें ये लेके पहुंच जाता है एसपी साहब के पास और उनके सामने तमाम चीज़ें रखते हुए कहता है कि साहब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और इतने सस्पिशियस चीज़ें हैं, तो आप जांच अब करवा दीजिए। एसपी साहब ने जब तमाम चीज़ें देखी तो उन्हें लगा कि और मौतों में तो नहीं, लेकिन अब रॉय की मौत तो सस्पिशियस है, जहर से मौत हुई है, इधर प्रॉपर्टी में भी फ्रॉडजरी, तो हो सकता है कि रॉय की मौत में जो जॉली है उसका हाथ है। इसी वजह से अब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की और जॉली को अब उठाया, और उठाने के बाद पूछताछ जब शुरू की तो शुरुआत में तो उसने सिर्फ जो रॉय था उसकी मौत की बात कबूली, लेकिन पुलिस वालों ने जब और दबाव बनाया तो उसने सारी मौत की जवाबदेही ली और कहा कि हाँ, साल 2002 से लेके साल 2016 तक मैंने 6 लोगों को मारा है। इसके बाद जब वजह पूछी गई और कैसे मारा, तब उसने पूरी कहानी बताई। दरअसल सब शादी करके ही आती है, आने के बाद एक चीज़ देखती है कि इसका जो पति है बेरोज़गार है, कोई काम नहीं करता। इस वजह से इसको भी थोड़ा सा दबके रहना पड़ता है। इस वजह से इसने फिर एक जाल फेंका कि चलो मैं पढ़ाई लिखाई का एक ढोंग रचती हूँ, हो सकता है कि मेरी इज्जत हो, मेरी कदर हो। लेकिन चाहे जितनी इसने पढ़ाई लिखाई के दांव फेंके, चाहे जितनी इसने नौकरी की बातें की, परिवार में जो दबदबा था कहीं ना कहीं सिर्फ अनम्मा का था। सारे लोग अनम्मा की रिस्पेक्ट करते, सारे लोग अनम्मा की बात मानते। तो कहीं ना कहीं इसे अपने सास को लेके ही जलन हो गई कि जब तक अनम्मा रहेगी तब तक शायद कोई मेरी इज्जत ना करे, लेकिन अगर अनम्मा मर जाए तो अनम्मा का जो ओहदा है वो मुझे मिल जाएगा। इसके बाद फिर वो अनम्मा को मारने का प्लान बनाती है। तो मारने का प्लान कैसे बनाती है, तो इसके लिए उसका एक रिश्तेदार था जिसका नाम था एमएस मैथ्यू। ये उससे कांटेक्ट करती है, एमएस मैथ्यू से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद एमएस मैथ्यू जो था एक बर्तन की शॉप में काम करता था और ये चांदी सोने के बर्तन बनाते थे। तो चांदी सोने के बर्तनों को धुलने के लिए पोटेशियम साइनाइड को यूज़ होता है। तो फिर वहाँ से साइनाइड का जुगाड़ करती है, लेकिन साइनाइड का जुगाड़ करने के बावजूद भी इसे पता था कि अगर एक बार मैं जहर दूंगी तो हो सकता है कि खेला ख़राब हो जाए और मैं फंस जाऊँ। इसलिए साइनाइड की एक मात्रा होती है, जैसे 3 मिलीग्राम, यानी जो 3 मिलीग्राम की मात्रा है, अगर आप उसे दे देते हैं तो आदमी की तुरंत मौत होगी। लेकिन जैसे 1 मिलीग्राम या फिर उससे भी कम देंगे तो फिर एक स्लो पॉइजन बनेगा, यानी धीरे धीरे करके काम करेगा और कुछ महीनों में आदमी मरेगा। और साइनाइड के मारने का जो तरीका है कि जो आपके सांस लेने की प्रक्रिया है, यानी ऑक्सीजन जो शरीर में सर्कुलेट होती है, मुंह से आती है, बस इसी प्रक्रिया को साइनाइड ब्लॉक कर देता है। तो ऑक्सीजन मिलती नहीं तो 1 आध मिनट के अंदर सारा खेल ख़त्म। तो यहाँ पे जब ऐसा होता है कि स्लो पॉइजन दिया जाए तो थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो धीरे धीरे सांस सबकी ब्लॉक हुई
सबसे पहले अनम्मा की सांस ब्लॉक हुई, तबीयत खराब हुई, सांस लेने में दिक्कत, सीने में जलन, और फाइनली इसने अनम्मा को स्लो पॉइजन से मार दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि चलो अनम्मा से आपको जलन थी तो अनम्मा को मारा, लेकिन अब टॉम को क्यों मारा, यानी अपने ससुर को। तो इसके पीछे इसने वजह बताई कि टॉम को मारने का यही मतलब था कि अनम्मा को मार दिया, लेकिन अभी प्रॉपर्टी जो थी टॉम के नाम थी, तो फिर टॉम को अगर मार देते तो प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम हो जाती, इसलिए मैंने टॉम को भी मार दिया। फिर ये हुआ कि चलो टॉम को भी प्रॉपर्टी के लिए मार दिया तो अपने पति को क्यों मारा। तो इस पर उसने जवाब दिया कि प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम तो हुई, लेकिन मेरा पति पहले भी मूर्ख था, अभी भी मूर्ख है, ना ही देखने में अच्छा था, ना ही कुछ उसके अंदर हुनर था, और मेरा सपना था कि अब इसको मार के प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँ, इसलिए फिर मैंने उसको भी मार दिया। अब पुलिस वालों ने कहा चलो प्रॉपर्टी के लिए पति को भी मार दिया, अब मामा को क्यों मारा, मैथ्यू को। तो फिर उसने इस पर वजह बताई कि मैथ्यू को डाउट हो गया था। मैथ्यू इकलौता ऐसा शख्स था जिसने मेरे पति का पोस्टमार्टम करवाया था, जिस वजह से मुझे बयान देना पड़ा, फिर इस पूरे मामले को सुसाइड का रूप देना पड़ा। इसलिए मुझे लगा कि कल को मैथ्यू कोई खेल ना खेल दे, इसलिए उसको भी मार दिया। फिर यह हुआ कि चलो मैथ्यू को मार दिया, ये भी अब एक्सेप्टेबल हो गया, आपने लॉजिक दिया। साजू की बीवी को क्यों मारा, वो तो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं थी। तो फिर यह हुआ कि साजू की बीवी को इसलिए मारा क्योंकि मेरा सपना था कि अब जब पति को मार ही दिया है तो साजू जैसे स्मार्ट आदमी से मेरी शादी हो, इसलिए मैंने सोचा कि साजू की बीवी को अगर मार देंगे तो साजू की बीवी से ही वजह से जब बीवी नहीं रहेगी तो साजू से मेरी शादी हो जाएगी। फिर ये पूछा गया कि चलो उस 2 साल की बच्ची को क्यों मारा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इसके बाद फिर उसने बयान दिया कि 2 साल की बच्ची की ही वजह से साजू मुझसे शादी नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसको भी मार दिया। यानी इसने पहला कत्ल 2002 में किया, फिर 2008 में, फिर 2011 में, फिर 2014 में, फिर 15 में, फिर 16 में, टोटल 6 कत्ल किए। अब ये तमाम बयान जब इसने पुलिस वालों के सामने दिए, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि सबूत कहाँ है, कोर्ट में बयान एक्सेप्टेबल नहीं है, पुलिस के सामने इसने चाहे जो बोला हो कोर्ट में बदल जाएगी। तो फिर अब पुलिस वाले भागे भागे पहुँचते कब्रिस्तान जहाँ पे सारी लाशें दफन थी। उसके बाद साल 2002 से लेके साल 2016 तक जितनी लाशें दफन थी परिवार की, उन सबको खोद के निकाला गया। निकालने के बाद 2002 में दफन लाश में क्या मिलेगा, थोड़ी सी हड्डियाँ। उसके बाद अब इनका पोस्टमार्टम, इनकी जांच पड़ताल की गई। अब किस्मत का खेल यहाँ मिलेगा क्या, तो कुछ मिला नहीं। फिर मामला कमज़ोर होने लगा। फिर इसके बाद ये हुआ कि जो पोस्टमार्टम की गई लाशें हैं उनको फिर से भेजा जाए CFSL हैदराबाद। उसके बाद साल 2019 से ही CFSL हैदराबाद इन लाशों को भेजा गया, इनके अवशेषों को। उसके बाद CFSL हैदराबाद लगातार रिसर्च करता रहता है, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, और फाइनली साल 2023 में CFSL हैदराबाद ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में उसने कहा कि 6 लाशों में से 4 लाशें ऐसी थी जिसमें साइनाइड के लक्षण या फिर अंश नहीं मिले। अब जैसे ही ये चीज़ निकल के सामने आए तो मामला कायदे से ज्वाली के फेवर में होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट में जब ये तथ्य रखा गया तो फिर कोर्ट ने यानी जज साहब ने कहा कितने साल पुरानी लाशें हैं कि यहाँ पे संभव है कि जो साइनाइड के अवशेष हों, साइनाइड के जो सिम्टम हों वो गायब हो गए हों। इसलिए केवल इस वजह से कि साइनाइड नहीं मिला, इन मामलों में ज्वाली को बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्वाली ने कोर्ट के सामने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ इन मामलों में मैं गुनहगार हूँ। फिलहाल कोर्ट का ये आदेश है कि ज्वाली अब जेल में ही रहेगी। हालांकि इस कहानी को शायद किसी और ने सुनाया था, चूँकि मुझे याद अब आ रहा है अब जब कोर्ट की बात हुई, लेकिन ये शायद 2018 में शायद शमसर ने ही सुनाया था। लेकिन अब कोर्ट का फैसला साल 2023 में आया तो मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए। तो अपने आप में कितनी अजीब कहानी थी कि पुलिस वालों के पास ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह था। एक शख्स जो विदेश से आता है, आने के बाद जांच पड़ताल करता है और फिर पूरी कहानी निकल के सामने आती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।